नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का आपका एग्जाम हुआ था, उसमें जो जीएस वाला पोर्शन है, इंडियन जीएस वाला पोर्शन है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ उससे इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको कवर करूंगा। जैसे कि एक ऑप्शन में चार चार ऑप्शन है एक क्वेश्चन में, तो उस बाकी ऑप्शन का भी जो फैक्ट्स हैं उसको भी मैं आपको क्लियर करते चलूंगा, ताकि अगर वो क्वेश्चन या उस तरीके का क्वेश्चन दोबारा पेपर में आए तो आपसे कभी ना छूटे। ठीक। दूसरी चीज, आप एक पैटर्न को एक फॉलो करते चलेंगे, पैटर्न को समझने का कोशिश करेंगे कि जैसे कि जिस पैटर्न से सवाल पूछ रहा है करेंटली पीएससी, अभी 2-3 पेपर का जो अभी पेपर लिया है पीएससी, उसको आप देखिए। और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो पेपर है, पीएससी की जो तैयारी करने वाले हैं या व्यापम की जो तैयारी करने वाले हैं, वो लोग खासकर ध्यान दें इसको कि जिस तरीके के सवाल पीएससी पूछ रहा है उसको आप देखिए कि किस जोन से ज्यादा सवाल पूछ रहा है, किस जोन से कम सवाल पूछ रहा है, उसको नोट करके रखिए। यहां से सवाल आया था तो जो सवाल आया है सिर्फ उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं और भी आसपास के जितने सवाल बन सकते हैं उसको भी आप कोशिश करिए कि आप उन सारे फैक्ट्स को पढ़ के रखें, उन सारे कंसेप्ट को याद करके रखें। जैसे कि सपोज कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि राष्ट्रपति जो आपका आप परामर्शी शक्ति से सवाल आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है? राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है उससे सवाल आया है, तो इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति से सवाल पूछ रहा है। अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो राष्ट्रपति से संबंधित सारी चीजों को पढ़ के रखिए। और भी जिस तरीके के सवाल आ रहे हैं, जैसे कि संयुक्त अधिवेशन से सवाल आया है अभी आपके स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो संयुक्त अधिवेशन से संबंधित जितनी भी चीजें मैं आपको बताते चलूंगा उसको पढ़ के रखना आप लोग। तो इसी तरीके के आसपास की सारी चीजों को आप लोग पढ़ के रखेंगे तो पैटर्न समझेंगे आप लोग, तो आपको बहुत आसानी होगा, आगे का पेपर होगा उसमें। दूसरी चीज, व्यापम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो पीएससी का कभी कभी क्या होता है कि पूरा कॉपी पेस्ट कर देता है क्वेश्चन को, तो वो लोग भी अच्छे से ध्यान देके पढ़ते हुए चलेंगे। तो पैटर्न को आप लोग को समझाने के लिए मैं आप ये सब चीज बता रहा हूं, आप लोग उसको समझते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला, भारत के उच्चतम न्यायालय के परामर्श अधिकार से संबंध में क्या सही है? देखो, पहली चीज तो मैं आपको परामर्शी क्षेत्राधिकार के बारे में बता देता हूं, उसके आर्टिकल वगैरह क्या होते हैं। आर्टिकल 143 143 में बताया गया है, राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है संवैधानिक मामले में, उसके उसके संबंध में बताया गया है संविधान में। आर्टिकल 143(1), आर्टिकल 143(1), इसके तहत अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, राष्ट्रपति क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट से क्या करेगा, संवैधानिक मामले में सलाह लेगा। अब वो कोई भी मामला हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर 143(1) के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। बाध्य नहीं है, दे भी सकता है, नहीं भी देता है। अगर मेंशन किया है कोई, भाई लेटर ही तो लिखेगा ना सलाह लेने के लिए, तो उस लेटर में अगर 143(1) के तहत अगर सलाह ले मांगा है तो ये सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य नहीं है। देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। लेकिन आर्टिकल 143(3) के तहत अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट से सलाह राष्ट्रपति मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य है सलाह को। ठीक। अब देखो, आर्टिकल 143(1) के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। और यदि सुप्रीम कोर्ट सलाह देता भी है, सुप्रीम कोर्ट सलाह देता भी है, तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। एक तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है 143(1) के तहत, तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। जरूरी नहीं है मानेगा, मान भी सकता है, ना भी मान सकता है। लेकिन 143(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट से अगर राष्ट्रपति सलाह लेता है तो सुप्रीम कोर्ट को फोर्सफुली है कि सलाह देना ही पड़ेगा उसको। लेकिन इस कंडीशन में भी राष्ट्रपति जो है सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब सिर्फ सलाह लेता है तो सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य, लेकिन राष्ट्रपति उसको मानेगा या नहीं मानेगा राष्ट्रपति की सहमति पर निर्भर करता है पूरी तरीके से। तो पूरा समझ गए आप लोग, परामर्शी क्षेत्राधिकार किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 143(1) और 3। तो पहला क्या लिखा है, राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगे जाने पर उच्चतम न्यायालय अपनी सलाह देने के लिए बाध्य है। लगाइए आप लोग लगाएंगे यहां पर, बताइए क्या आंसर आएगा। राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगे जाने पर उच्चतम न्यायालय अपनी सलाह देने के लिए बाध्य है। कुछ नहीं बोला है, मतलब क्या है, आर्टिकल 143(1) के तहत। तो क्या सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है? नहीं, अभी आपको बताया हूं, तो ये हो जाएगा गलत। कुछ नहीं दिया है मतलब आर्टिकल 143(1) की बात कर रहा है। अगर आर्टिकल 143(3) लिखा रहा होता है यहां पर, आर्टिकल 143(3) है ना,
तो अगर इसके तहत लिखा रहता तब फिर ये ऑप्शन क्या होता, सही लेता, ये बाध्य रहता, ठीक, लेकिन यहां पर नहीं है ना। दूसरा, परामर्श क्षेत्राधिकार संविधान के अनुच्छेद 143 में उल्लेखित है, तो ये तो बिल्कुल सही है, आपको अभी बता दिया 143 में उल्लेखित है। तीसरा, राष्ट्रपति ने सबसे पहली बार दिल्ली कानून अधिनियम 1951 के लिए उच्चतम न्यायालय से परामर्शी क्षेत्राधिकार का संदर्भ किया था। दिल्ली कानून अधिनियम 1951 के लिए पहली बार सलाह मांगा था राष्ट्रपति जी ने, तो सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों सही हो जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन के साथ आर्टिकल 143 पूरी तरीके से समझ में आया, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, ठीक। तो आप लोग पहले लगाएंगे सवाल, आप लोग खुद बनाएंगे, उसके बाद आप लोग फिर प्ले करके आगे देखेंगे आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन 1991 में निम्न में से किस आर्टिकल में संशोधन नहीं किया गया। तो पहला संविधान संशोधन अपन पूरा देख लेते हैं। देखो, पहला संविधान संशोधन अपन पूरा देख लेते हैं। तो पहला संविधान संशोधन कब आया था, पहला संविधान संशोधन आया था 1951 में, 1951 में। इस संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 85, आर्टिकल 87, आर्टिकल 174, 174, आर्टिकल 176, इसमें संशोधन किया गया है। पहला संविधान संशोधन 1951 को पूरा अपन देख लेते हैं क्या क्या था। तो कौन कौन से संविधान में संशोधन, मतलब कौन कौन से अनुच्छेदों में संशोधन किया गया, ये अपने को पता रहेगा, तो अपन लगा लेंगे कि संशोधन नहीं किया गया है किसमें। तो 15 में किया गया, 19 में किया गया, 85 में किया गया, 87, 174, 176, 342, 346, ठीक है, 342, 342 और किसमें किया गया था, 341 और 342 में किया गया, 341 और 342 में किया गया, 341, 342, 372, 376, 372 और 376, इतने आर्टिकल में संशोधन किया गया था किसमें, पहले संविधान संशोधन में। इसके अतिरिक्त 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची। अभी वर्तमान में टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी है, टोटल अनुसूची है 12 अनुसूची, लेकिन संविधान निर्माण हुआ तो संविधान निर्माण के समय अनुसूचियों की संख्या थी 8। पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, फिर उसके बाद धीरे से 10वां, 11वां, 12वां, 12 अनुसूची है टोटल। ये 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है, भूमि सुधार, है ना। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके साथ साथ और पहले संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 31 क और आर्टिकल 31 ख जोड़ा गया। पहला देख लेते हैं आर्टिकल 31 क, ये जमींदारी उन्मूलन से संबंधित था। आर्टिकल 31 का क्या कहता है, जमींदारी उन्मूलन, मतलब पहले क्या होता था कि बहुत बड़ी बड़ी जमीन किनके पास होती थी, किनके पास होती थी, जमींदारों के पास होती थी। तो अब अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो देश का विकास करने के लिए सड़क मार्ग बनाने पड़ेंगे, रोड बनाने पड़ेंगे, पुल बनाने पड़ेंगे। अब रोड बनने से क्या होगा, गांवों को मार्केट का एक्सेस मिलेगा सड़कों का, लोग गांव में भी इंडस्ट्रीज खुल सकती हैं। अगर आसानी से अगर सड़क में ट्रांसपोर्ट हो सकता है तो गांव में भी इंडस्ट्रीज खुलने लगेंगी, ठीक, मार्केट का एक्सेस मिलता है तो उससे क्या आता है, गरीबी दूर होती है ना, और देश का डेवलपमेंट होता है। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऑफिस में लिखा था, अमेरिका जो डेवलप है वो उसके सड़कों के कारण डेवलप है, ठीक है, तो याद रखना इसको। तो ये सड़क का डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो जमींदारों के पास सबसे ज्यादा पैसा जमीन होता था। अब अगर कहीं पहले क्या होता था कि संपत्ति का अधिकार था जमींदारों के पास, तो संपत्ति का अधिकार जब तक है तब तक अगर कहीं अधिग्रहण करना चाहती है सरकार और संपत्ति का अधिकार अगर लोगों के पास है तो क्या कहेंगे वो लोग, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार का रक्षक है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अधिग्रहण करने से मना कर देगा सरकार को, जिससे रोड नहीं बन पाएगा, ब्रिज नहीं बन पाएगा, देश का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले एक आर्टिकल जोड़ना जरूरी था जो ये कहता है कि जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा, जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये संवैधानिक अधिकार देता है कि आप किसी के जमीन को ले सकते हैं, ठीक। ये 31(1) में कहा गया, क में 31 ख भी जोड़ा गया इसके तहत, जो ये कहता है कि अनुसूची 9, अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार, तो अनुसूची 9 के तहत कोई भी भूमि सुधार कानून बनाया जाएगा, भूमि सुधार कानून बनाया जाएगा मतलब अबर अधिग्रहण कर सकते हैं, ऐसा कानून बना दिया गया भूमि सुधार के तहत। तो भूमि सुधार से संबंधित जो भी कानून बनाए जाएंगे, अगर वो कानून मौलिक अधिकार का हनन करते हैं
तब उसके खिलाफ लोग, पब्लिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये कह दिया गया 31 ख में साफ साफ बोल दिया गया कि 9वीं अनुसूची के तहत अगर केंद्र सरकार कोई भी अगर संवैधानिक सुधार करती है, भूमि सुधार, कोई भी कानून लाती है, और अगर ये कानून आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अगर ये जोड़ दिया गया 31 ख में, इसका मतलब सीधा सीधा है कि अधिग्रहण करने का अधिकार प्राप्त हो गया, सुप्रीम कोर्ट आप जा ही नहीं सकते। तो ये देश के डेवलपमेंट के लिए था, एक्चुअल में ये अच्छी चीज थी, खराब चीज नहीं थी ये। ठीक, तो 31 क और 31 ख भी जोड़ा गया, और संविधान 19(1)(f) से स्थानांतरित कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को, ये भी याद रखना। तो अब बताओ यहां पर कौन से आर्टिकल में संशोधन नहीं किया गया। आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 14 क्या है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, मतलब कानून की नजर में सब बराबर है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 क्या है, धर्म, जाति, स्थान, मूल वंश के आधार और मूल वंश और जन्म स्थान, धर्म, जाति, मूल वंश और जन्म स्थान, 5 आधार, धर्म, जाति, मूल वंश और जन्म स्थान, इसके आधार पर किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, विभेद नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत की भावना का अंत। आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियां मतलब कैसी, उपाधियां मतलब कुलीन या वंशानुगत, वंश के आधार पर, जैसे कि राजा की उपाधि मिली है और किसी की उपाधि मिली तो उसको अंत करता है, न कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब उपाधि कुलीन या वंशानुगत उपाधि नहीं है, ये तो सरकार के द्वारा दी जाती है, तो इनका अंत नहीं करता 18 किनका अंत करता है, कुलीन उपाधियां जो वंश के आधार पर आपको उपाधि दी गई है उसका अंत करता है। आर्टिकल 19 तो सबको पता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और आर्टिकल 31 तो आपको पता बता दिया क्या क्या है, आर्टिकल 31 का ख। तो इसमें किसमें संशोधन नहीं किया गया बोलेगा, तो आर्टिकल 18 है ना जिसमें संशोधन नहीं किया गया, आर्टिकल 15 में किया गया, आर्टिकल 19 में किया गया, और आर्टिकल 31 में भी संशोधन किया गया। तो दिख रहा है आपको क्या क्या संशोधन किया गया, क्या क्या जोड़े गए पहले संविधान संशोधन से। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो आपको पूरा डाउट क्लियर हुआ इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, क्या क्या प्रथम संविधान संशोधन है, सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी अब। तो इससे संबंधित कुछ भी चीज पूछे तो आप बना सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन, दादर एवं नागर हवेली को किस संविधान संशोधन के तहत संघीय राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए 10वां संविधान संशोधन, 11वां संविधान संशोधन, 12वां या 14वां। लगाइए अपने से क्वेश्चन को। देखो मैं आपको बता देता हूं यहां पर 10वां संविधान संशोधन थ्रू, पहले तो आपको बता देते हैं 10वां संविधान संशोधन से अब इसका आंसर ही वही आ जाएगा, दादर एवं नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली को दर्जा दिया गया 10वां संविधान संशोधन, दादर एवं नागर हवेली। 11वां संविधान 12वां संविधान संशोधन से दिया गया आपको गोवा और दमन दीव, गोवा और दमन दीव, दमन दीव इसको दिया गया क्या, संघीय राज्य क्षेत्र का दर्जा। और 14वां संविधान संशोधन से दिया गया पुदुचेरी को, पुदुचेरी को। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10वां संविधान संशोधन 1961। अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8। 8 क्यों 8 है, क्योंकि पहले कितने थे, पहले जम्मू कश्मीर अधिनियम आने से पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 थी। जम्मू कश्मीर अधिनियम जो एक्ट पारित हुआ, धारा 370 खत्म हुआ, तो 2 और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की अपनी विधानसभा है, लद्दाख की अपनी विधानसभा नहीं है, तो 2 बढ़ के कितना हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 9 हो गया। लेकिन अब क्या कर दिया गया बाद में, दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, उन दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव एक साथ केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो फिर से अभी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, वो दोनों को मिला दिया गया तो हो गया 8। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8। अगर राज्य पूछे तो टोटल है 28, 28 राज्य हैं टोटल, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये पूरा समझ में आया, 10वां 12वां 14वां संविधान संशोधन, गोवा दमन दीव पुदुचेरी। ठीक, चलो नेक्स्ट देखें, चौथा नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन लोकसभा के कार्यकाल से ज्यादा लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो इसके बारे में अपन पूरा देख लेते हैं, लोकसभा के कार्यकाल, एक कार्यकाल से ज्यादा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। अब देखते हैं अपन, देखो देखो
हुकुम सिंह। हुकुम सिंह जो थे वो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष, यूपी के, है ना, यूपी के करैना, यूपी के करैना क्षेत्र से ये लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे और ये 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे केवल एक कार्यकाल के लिए। कौन? हुकुम सिंह। ठीक। बी बलराम जांखड़। बलराम जांखड़ जो थे वो सीहोर क्षेत्र से लड़ते थे। इन्होंने सीहोर क्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सीहोर क्षेत्र से एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और ये किसके? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी थे, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। ठीक है। ये 1980 से लेके 1990 तक, 1980 से लेके 1990, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। तो 1980 से लेके 1990 तक ये 90 तक क्या थे? ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। तो 10 साल तक थे, मतलब 2 कार्यकाल तक थे। तो आ जाएगा बलराम जांखड़। बलराम जांखड़ तब सीहोर से थे। जीएमसी बाल योगी, जीएमसी बाल योगी, ये जो थे वो 12वीं और 13वीं लोकसभा, 12वीं और 13वीं लोकसभा के क्या थे? 12वीं और 13वीं लोकसभा के सांसद, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष थे जीएमसी बाल योगी। और गुरदयाल सिंह ढिल्लन, गुरदयाल सिंह ढिल्लन जो थे, गुरदयाल सिंह ढिल्लन नीलम संजीवन रेड्डी, नीलम संजीवन रेड्डी, नीलम संजीवन रेड्डी जब लोकसभा अध्यक्ष थे 1969 में, और नीलम संजीवन रेड्डी जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हुए तब बनाया गया 1969 में अध्यक्ष बनाया गया किनको? गुरदयाल सिंह ढिल्लन को। गुरदयाल सिंह ढिल्लन को 1969 में अध्यक्ष बनाया गया। 1971 तक वे अध्यक्ष रहे और इन्होंने इतना जबरदस्त काम किया कि इनसे प्रभावित होकर 1971 में इनको पुनः फिर से लोकसभा अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये फिर से 2 कार्यकाल के लिए थे, 1969 से, 1969 में थे, 71 में भी थे। ये भी 2 कार्यकाल, 12वीं 13वीं लोकसभा। ये जो थे बलराम जांखड़, ये भी 1980 से 90 तक थे और ये केवल एक बार 16वीं लोकसभा। तो आंसर आ जाएगा ए, हुकुम सिंह। आंसर आ जाएगा ए, चौथा का। क्लियर? सारे लोगों के बारे में समझ गए आप? चलो नेक्स्ट देखते हैं, उसका आंसर आ जाएगा क्या? ए। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने। बताइए। पहला, 1911 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में आयोजित हुआ। दूसरा, 1911 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता बी.एन. धर ने की थी। और तीसरा, जनगण मन प्रथम बार 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। बताइए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? देखो, पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूं कि 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया था। जनगण मन के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। इसको तत्वबोधिनी में सर्वप्रथम, तत्वबोधिनी में प्रकाशित किया गया था। जनगण मन को पहली बार तत्वबोधिनी में प्रकाशित किया गया था। इसका गायन समय है 52 सेकेंड। मतलब अगर आप विस्तृत रूप में गा रहे हैं, संक्षिप्त रूप में इसको गाना है 20 सेकंड में गाते हैं इसको। ठीक। जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है उसको। तो 1911 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में आयोजित हुआ था, उसी में इसको पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। दूसरा, 1911 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता बी.एन. धर ने की थी। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक। तो ये सही, ये सही। और जनगण मन पहली बार 1911 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गाया गया था। तो ये भी सही है। तो आंसर आ जाएगा इसका 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 तीनों ही आंसर इसमें सही आ जाएंगे, तीनों ही इसमें सही रहेंगे। अब इसके अतिरिक्त क्या है, एक और देख लेते हैं, वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम जो था उसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। छोटा छोटा इंफॉर्मेशन है लेकिन लोग भूल जाते हैं कभी कभी, तो रिवाइज कर लीजिए अगर आपको पता भी है तो। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये जो है वो उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। ये वंदे मातरम जो था उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था, आनंद मठ से लिया गया था। अब ये आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ये सारे सवाल पूछे जा चुके हैं और ये 1897 के जो अधिवेशन है उसमें गाया गया था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ सन्यासी विद्रोह से लिया गया था। क्या? वंदे मातरम के बारे में, जो राष्ट्रीय गीत है उसके बारे में पूछा। तो राष्ट्रगान के बारे में तो आपको बता ही दिया। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 2 और 3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम 6वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। 6वां नंबर का क्वेश्चन क्या है? भूपेन हजारिका सेतु के बारे में क्या सही नहीं है पूछ रहा है। तो जब भी नहीं है करके पूछे आपको तो यहां पर एक डैश लगा लीजिए कीजिए, डैश।
नहीं है करके पूछे तो। भूपेन हजारिका सेतु के बारे में क्या सही नहीं? भूपेन हजारिका सेतु असम में स्थित है और वो सबसे लंबा नदी सेतु है पूरे देश का। देश का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु है। ठीक, भूपेन हजारिका सेतु लोहित नदी पर बना हुआ है, जो ढोला को सदिया से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ढोला से सदिया के बीच, ढोला से सदिया के बीच बना हुआ है। ये आप लोग देख रहे होंगे कितना लंबा पुल है ये आप लोग ये देखिए कितना लंबा, ये पूरा ढोला को सदिया से जोड़ रहा है ब्रह्मपुत्र लोहित नदी पर। जो असम में जो भी पुल बनेंगे वो बहुत लंबे लंबे रहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा चौड़ी है जो नदी है वो लोहित नदी। ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बहुत ज्यादा चौड़ी है, लेकिन ये चापाकार में नहीं है। चापाकार तो ऐसा ऐसा बनता तब रहता ना, चापाकार में ये नहीं है, ये एस आकार में है। ऐसा ऐसा देखो, ऐसा है ये। तो यहाँ पर क्या है? चापाकार, चाप सेतु नहीं है ये। यह सेतु लोहित नदी पर बना है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। यह पानी पर बना भारत का सबसे लंबा सेतु है, अभी आपको बताया। ढोला से सदिया के नाम को जोड़ता है, इसलिए ढोला सदिया सेतु कहा जाता है। लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चाप सेतु नहीं है, ऐसा आकार का लगभग सेतु है ये। तो अगर अपन देखें इसको तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें गलत पूछा है। इसमें क्या पूछा है? कौन सा सही नहीं है? तो आंसर आ जाएगा डी, या एक प्रकार का चाप सेतु नहीं है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विधेयक है ये? कौन सा विधेयक? कौन सा विधेयक? विधेयक संसद की संयुक्त बैठक द्वारा पारित नहीं हुआ। संसद की संयुक्त बैठक द्वारा पारित नहीं हुआ है। कौन सा विधेयक? दहेज प्रतिबंध विधेयक, विधेयक 1961, लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक 2013, आतंकवाद निवारक विधेयक 2002, बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक। देखो संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन, 3 तरीके का अधिवेशन होता है। देखो संयुक्त अधिवेशन, पहले तो अपन देख लेते हैं संयुक्त अधिवेशन को। आहूत कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना अथवा बुलाना कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है? देखिए लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के बीच जब क्लैशेस होता है, कोई विधेयक जो है वो पारित नहीं हो पा रहा है या कोई निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है लोकसभा या राज्यसभा, तब राष्ट्रपति क्या करते हैं? दोनों का ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं। जो संसद है ना, संसद में एक साइड क्या है? लोकसभा, एक साइड क्या है? राज्यसभा, और बीच में जो है वो है संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए है। ठीक, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये सारे सवाल संविधान में पूछ चुके हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही जो रहते हैं वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और संयुक्त अधिवेशन में कोई भी निर्णय जो लिया जाता है वो साधारण बहुमत से लिया जाता है। साधारण बहुमत से लिया जाता है, मतलब 50% + 1, 50% + 1। अब मुझे आप ये बात बताइए कि साधारण बहुमत से लिया जाता है तो लोकसभा का पलड़ा इसमें भारी रहता है। लोकसभा को फायदा है, क्योंकि लोकसभा में सांसदों की संख्या ज्यादा है और 50% से ज्यादा संसद चाहिए, वोट चाहिए कोई भी विधेयक को पारित करवाने के लिए। तो लोकसभा में जो चाहती है वो विधेयक हो जाता है इसमें पारित, तो साधारण बहुमत से पारित होता है। ये सवाल भी पूछ चुके हैं सारे सवाल, राष्ट्रपति बुलाता है। तो अब अभी तक कुल 3 बार ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है। किसके किसके लिए? दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए बुलाया गया था 1961 में, एक बुलाया गया था आतंकवाद निवारक विधेयक के लिए 2002 में, और बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए 1978 में। इसमें पूछा है पारित नहीं हुआ है, कौन सा विधेयक संसद की संयुक्त बैठक द्वारा पारित नहीं हुआ है, तो बुलाया ही नहीं गया है। टोटल अगर कितनी बार बुलाया गया तो 3 ही बार बुलाया गया है। लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक 2013 के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाया गया था, तो बी आ जाएगा, लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक 2013। ऑप्शन आ जाएगा बी, राइट आंसर आ जाएगा बी। क्लियर? संयुक्त अधिवेशन के बारे में पूरा चीज समझ में आया, क्यों बुलाते हैं, कौन बुलाता है, ये सारी चीजें। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरीके से कोई भी सवाल को सॉल्व किया करो, पूरे तरीके से टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर होनी चाहिए। 8वां नंबर का सवाल है, निम्न में से कौन सी इमारत नवगाथिक शैली का उदाहरण है? नवगाथिक शैली, अंग्रेजों के समय में जो भी भवन का निर्माण हुआ है वो सारे भवन नवगाथिक शैली के तहत निर्माण हुए हैं। जैसे कि चेन्नई का सेंट कैथेड्रल चर्च, वो भी नवगाथिक शैली का उदाहरण है। गोवा का चर्च नवगाथिक शैली का उदाहरण है। आपका जो मुंबई सेंट्रल स्टेशन है वो नवगाथिक शैली का उदाहरण है। लेकिन आपका ये जो है ना, तो जो गेटवे ऑफ इंडिया है, ये गेटवे ऑफ इंडिया, जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो आपका सारासोनिक शैली का उदाहरण है। ये जो है वो आपका सारासोनिक शैली, सारासोनिक शैली, सारासोनिक शैली, सारासोनिक शैली, सारासोनिक शैली का उदाहरण है।
मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, सारासोनिक सैनिक। कहाँ है ये गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई में है। कब बनाया गया था? 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी, रानी कौन थी? मैरी, इनके स्वागत के लिए क्या बनाया गया था? 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। जब 1911 में ये लोग आए तो इनके आगमन के खुशी में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया के स्वागत के लिए। लेकिन जब 1911 में जब ये आए तो ये बन के तैयार नहीं हुआ था, तो ये कार्डबोर्ड का एक बनाया गया गेट टाइप का और उसमें इनका स्वागत कर दिया गया। बाद में 1913 से इसका निर्माण कार्य चालू हुआ और इसको बनाया गया। मुंबई में भी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, होटल ताज के सामने आप लोग देखे होंगे गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट अलग चीज है, इंडिया गेट दिल्ली में है, राजपथ में। इंडिया गेट अलग है, गेटवे ऑफ इंडिया अलग है, इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो ये सारासोनिक शैली में बना हुआ है, इसलिए सारासोनिक नवगाथिक शैली का उदाहरण नहीं है गेटवे ऑफ इंडिया डी। बाकी सब जो है वो नवगाथिक शैली में ही बना हुआ है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर का क्वेश्चन। बताइए इसको, निम्न में से किस राज्य में लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। देखो, अनुसूचित जनजाति के लिए अगर सीटें आरक्षित है कौन सी? केरल, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, है ना। केरल, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम। केरल, नागालैंड और सिक्किम तीनों जगह अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। केवल मणिपुर एक ऐसा है जहां पर अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित नहीं है। ठीक, अब आपको मैं बता देता हूं कि अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित कहां कहां हैं। देखिए, एक सेकेंड। यहाँ पर कुछ चीजें और है जो इंपॉर्टेंट है आपको बताने के लिए। ठीक है, तो ये अपन देख लेते हैं, है ना। यहाँ देखते हैं, देखो ये है आपका अनुसूचित जनजाति का सीट। देखो टोटल सीट, यहाँ पर क्या क्या चीज याद रखना है इस चार्ट से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहाँ है ये पहले याद रखना। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट देखो, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है। सेकंड नंबर में महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर में आंध्र प्रदेश है, चौथा नंबर में पश्चिम बंगाल है। शुरू का 4 याद रखे रहना। ठीक, अब अनुसूचित जनजाति कहाँ नहीं है, कौन से राज्य में नहीं है, तो आप देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा। देखो मणिपुर, मणिपुर में अनुसूचित जनजाति की सीट है, एक सीट अनुसूचित जनजाति की कहाँ है? मणिपुर में। ये चार्ट आप लोग को दिख रहा है, मणिपुर में अनुसूचित जनजाति की एक सीट है ना, मणिपुर में। अब यहाँ पर देखो नागालैंड में, नागालैंड में सीट नहीं है, नागालैंड में सीट नहीं है। मिजोरम में एक सीट है, मिजोरम में एक सीट है और सिक्किम में सीट नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछा है आपको, यहाँ पर क्या पूछा है, कहाँ अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं? केरल, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम कहां आरक्षित हैं? नागालैंड में नहीं है, कहां आरक्षित है पूछा है? मणिपुर में। देखो मणिपुर में एक सीट आरक्षित है। केरल में, केरल में यहां पर देखेंगे केरल में आरक्षित नहीं है। सिक्किम में आरक्षित नहीं है। तो कहां आरक्षित है? मणिपुर में आरक्षित है, एक सीट आरक्षित है मणिपुर में। तो आंसर क्या आ जाएगा? मणिपुर में आरक्षित है। ठीक है, यहां पर आपको एक तो पहला याद रखना जो लोकसभा सीट बताया हूं, और दूसरा चीज याद रखना है आपको कि यहां पर टोटल लोकसभा सीट कितनी है? ये 543, जिसमें से आप अगर देखें अनुसूचित जनजाति 47, अनुसूचित जाति SC 84, अनुसूचित जनजाति की 47, और ये टोटल जनरल हो जाएगा। याद रखना लोकसभा में टोटल सीट इतना अलॉटेड है ना। उसके बाद 412 सामान्य, 84 SC और ST की 47 सीट है। ठीक, SC ST की 47 सीट है। ये तीनों भी आप लोग को याद रखना है, कोई भी सब पेपर में पूछ देगा। और उसके बाद याद रखना सबसे ज्यादा लोकसभा सीट कहाँ है, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट कहाँ है, ये तो आपको याद ही रखना है। ठीक,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी, मणिपुर। यहां पर एक भी अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं, मतलब मणिपुर में हैं, बाकी केरल, नागालैंड, सिक्किम में नहीं है। ये आपको चार्ट से भी मैं दिखा भी दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न का सही क्रम मिलान कीजिए। शाहजहां, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। देखो यहां पर देखो, शाहजहां ने क्या बनवाया था, इसके बारे में पहले देखेंगे, और क्या क्या बनवाया था सारी चीजें बता दूंगा। पहले ये ऑप्शन देखते हैं हम लोग। शाहजहां, शाहजहां शाहजहां का आएगा आगरा में मोती मस्जिद, ये वाला आ जाएगा। हुमायूं ने क्या बनवाया था? हुमायूं ने जमाली मस्जिद बनवाया था, जो दिल्ली में है, जो कहाँ है? दिल्ली में है ना। और आपका अकबर, अकबर ने जहांगीर का महल बनवाया था, जो फतेहपुर सीकरी में है, जहांगीर का महल बनवाया था। औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद बनवाया था। औरंगजेब ने क्या बनवाया था? दिल्ली में मोती मस्जिद बनवाया था। अब अपन देख लेते हैं शाहजहां ने और क्या क्या बनवाया था। अब अगर अपन शाहजहां का बात करें, शाहजहां शाहजहां ने क्या क्या बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया आगरा में ताजमहल। आगरा में क्या बनवाया? ताजमहल, ये तो सब जानते हैं। ताजमहल के अतिरिक्त इसने क्या बनवाया? दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम, दीवाने आम, है ना। और यही दीवाने खास, मच्छी भवन, मच्छी भवन का निर्माण करवाया था। और इसने क्या बनवाया था? इसने बनवाया था जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, नगीना मस्जिद, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, नगीना मस्जिद, ठीक है, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद भी बनवाया था। इसके अतिरिक्त 3 मस्जिद बनवाया, जामा मस्जिद, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद। 3 ठो महल बनवाया था, हीरा महल, हीरा महल, मोती महल और रंग महल। हीरा महल, मोती महल और रंग महल, हीरा महल, मोती महल और रंग महल। ये सारी चीजें बनवाई थी किसने? शाहजहां ने बनवाई थी। ठीक। और इसके अतिरिक्त मोती मस्जिद, तो मोती मस्जिद क्या बताया आपको? मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। हुमायूं, हुमायूं को देख लेते हैं। हुमायूं ने क्या क्या बनवाया? हुमायूं ने बनवाया था, एक तो आपका ये जो बोला जमाली मस्जिद तो बनवाया ही था हुमायूं ने। और हुमायूं ने क्या बनवाया? हुमायूं ने बनवाया दीन पनाह, दीन पनाह भवन, दीन पनाह भवन, दीन पनाह भवन। ये कहाँ है? दिल्ली में, दीन पनाह भवन। और फतेहबाद की मस्जिद, फतेहबाद मस्जिद, फतेहबाद की मस्जिद बनवाई थी। फतेहपुर की मस्जिद, फतेहपुर की मस्जिद, फतेहपुर या फतेहबाद की मस्जिद भी बोलते हैं इसको। तो ये बनवाया था उन्होंने। तो दीन पनाह भवन बनाया था दिल्ली में, और फतेहपुर की मस्जिद बनवाया था। ठीक। ये और अकबर, अकबर तो जहांगीर महल बनवाया। ये इसने भी दीवाने आम, दीवाने खास, ये फतेहपुर सीकरी से इसने शासन किया था। फतेहपुर सीकरी की राजधानी थी, वहां पर दीवाने आम, दीवाने खास बनवाया। उसके अतिरिक्त और भी चीजें बनवाया था। इलाहाबाद का जो इलाहाबाद में किला बनवाया था, आगरा का किला बनवाया था, है ना। तो ये सारी चीजें कौन बनवाया था? अकबर बनवाया था। औरंगजेब, औरंगजेब इसके अतिरिक्त क्या बनवाया था? उल रबिया उद दौरानी का मकबरा, रबिया उद दौरानी का मकबरा। इसके अतिरिक्त औरंगजेब ने औरंगाबाद में क्या बनवाया था? इसी को कहते हैं बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, मकबरा। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने ही बनवाया था। रबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। और दिल्ली में क्या बनवाया था? मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। अब ये दिल्ली में मोती मस्जिद जो है ना, ये मोती मस्जिद कहाँ है? लाल किला के अंदर है, लाल किला के अंदर है, लाल किला के अंदर है। ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अब इसका आंसर क्या है? 10वां, 10वां नंबर, 10वां का आंसर है बी, 10वां का आंसर आ जाएगा बी। लाइट ऑफ हो गया है, 1 सेकेंड। दो मिनट रुकिएगा। 10वां का जो वो आंसर था वो आ जाएगा आपका बी, है ना। तो वो सारी चीजें मैं आपको बता दिया, वहां से क्लियर हो गया आपका। चलिए वेट करते हैं 5 सेकंड बोर्ड स्टार्ट होते तक। तो क्या क्या बनवाया रिवाइज कर लेते हैं अपन। क्या क्या बनवाया आपका? जो औरंगजेब था, है ना, औरंगजेब, औरंगजेब ने क्या बनवाया? रबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा बनवाया। हुमायूं ने दीन पनाह भवन बनाया। दीन पनाह भवन कहाँ? दिल्ली में। और क्या बनवाया? दीन पनाह भवन और
2 मिनट वेट करिएगा, लाइट ऑफ हो जाता है तो क्या है, बोर्ड बंद हो जाता है, फिर से उसको स्टार्ट करना पड़ता है। कहाँ तक पहुंचे थे अपन? 10वां नंबर का क्वेश्चन में पहुंचे थे ना। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका, 10वां का आ जाएगा बी, है ना, 10वां का आ जाएगा बी। ये आपका 1324 आप लगा के देखिएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा बी। इसका आंसर क्या आएगा, बी, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद का 11वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्वायत्त जिला नहीं है? स्वायत्त जिला क्या होता है, सबसे पहले स्वायत्त जिला के बारे में देख लेते हैं अपन। स्वायत्त जिला क्या होता है, देखो स्वायत्त जिला क्या होता है, जो अपने वित्त के लिए, स्वायत्त मतलब फाइनेंशियली क्या होता है, राज्य को जो टैक्स वसूली होता है राज्य को, उसका कुछ हिस्सा केंद्र सरकार को देना पड़ता है, तो बाकी जिलों को। लेकिन स्वायत्त जिला एक ऐसा जिला होता है जिसका जो भी टैक्स वसूली होता है वो पूरा पूरा टैक्स खुद रखता है, केंद्र सरकार को नहीं देता। मतलब फाइनेंशियली क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, उसे कहते हैं स्वायत्त जिला। अब स्वायत्त जिला के इतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होता है कि वो दे सके, उसका खुद का खर्चा नहीं चलता है, तो वो केंद्र सरकार को क्या देगा, तो ऐसे जिलों को क्या कहते हैं, स्वायत्त जिला कहते हैं। अब कौन सा स्वायत्त जिला नहीं है बोल रहा है इनमें से, तो आप बताओ मुझे। ये देखो दीमा हसाओ, ये असम है, कौन सा है पहले देख लेते हैं। तो दीमा हसाओ जो है वो असम में है, ये एक स्वायत्त जिला है, इधर असम में है। चकमा ये भी असम में है, ये भी स्वायत्त जिला है। चराई देव जो है वो स्वायत्त जिला नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा चराई देव। ये जो चकमा है ना, ये चकमा 3 स्वायत्त जिला है यहाँ पर, चकमा और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है ना, और यहाँ पर लाई और मारा एडीआई एडीसी मतलब स्वायत्त जिला, तो इसमें से एक है चकमा। तो तीनों ये दोनों हैं, और ये चराई देव जो होगा इसका राइट आंसर आ जाएगा। चराई देव जो है वो असम में है, लेकिन स्वायत्त जिला नहीं है, इसको देना पड़ता है टैक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 11वें नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां नंबर का सवाल देखते हैं। चलिए, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? तो मुद्रा राक्षस नाटक लिखा था, मुद्रा राक्षस नाटक किसका है, मुद्रा राक्षस नाटक है विशाख दत्त का। विशाख दत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस नाटक, तो ऑप्शन आ जाएगा इसका डी, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। कालिदास का और कौन कौन सा नाटक था? कालिदास का रघु, सबसे पहले तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में रामगढ़ की पहाड़ी पर बैठकर कालिदास ने क्या लिखा था, मेघदूतम की रचना की थी। किसकी रचना की थी? मेघदूतम की रचना की थी। और मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण मुकुटधर पांडे ने किया है, उसको भी ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त इनकी रचना थी रघुवंशियम, रघुवंश, रघुवंशम, कुमार संभवम, कुमार संभवम, कुमार संभवम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, ऋतु संहारम, ऋतु संहारम, ये सब कालिदास की रचना थी। भवभूति की क्या रचना थी? मालती माधव। भवभूति की क्या रचना थी? मालती माधव। भवभूति की रचना मालती माधव। और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, तो ऑप्शन आ जाएगा डी, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। बाकी अगर एक बार इसको पूछा है तो इसको भी पूछ सकता है, इसलिए आपको सारी रचनाओं को मैं बता दिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 13वां नंबर का सवाल। 13वां नंबर का सवाल क्या कहता है, दर्रे का नाम पूछा है आपको, दर्रे का नाम। 13वां नंबर के सवाल में आपको क्या पूछा है, लगाइए इसको, दर्रे का नाम पूछा है। दिफू दर्रा, दिफू दर्रा जो है वो आपका है अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो क्या आ जाएगा आपको? अरुणाचल प्रदेश, A1 आ जाएगा 4। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है, तो क्या आ जाएगा? 2 का 2, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को मांडले से जोड़ता है, मांडले म्यांमार। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, मुलिंगला उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, पेंसिला कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ता है, और बारालाचाला दर्रा जोड़ता है मनाली और लेह को जोड़ता है। ठीक, मनाली और लेह को जोड़ता है। और इसके अतिरिक्त देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में और कौन कौन से दर्रे हैं। यांगसांग दर्रा, दिफू दर्रा, पांगसांडा दर्रा, अरुणाचल प्रदेश के दर्रा बता रहा हूं, और कागरी करपोल, यांगसांग पांगसांडा। ठीक, इतना याद रखना, यांगसांग, दिफू और पांगसांडा, ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। उसके बाद अगर आप देखें जम्मू कश्मीर के दर्रे कौन से हैं, तो पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल, काराकोरम, पीर पंजाल, काराकोरम, बुर्जिला, जोजिला, बुर्जिला, जोजिला, ठीक है, जोजिला, ये सारे दर्रे जम्मू कश्मीर में हैं। और शिपकिला दर्रा है ना, रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा,
बड़ा लाचाला दर्रा, ये सारे दर्रे जो हैं वो कहाँ हैं, हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में इसके अतिरिक्त और कौन कौन सा दर्रा है, माना, नीति और लिपुलेख। माना, नीति और लिपुलेख दर्रे कहाँ हैं, लिपुलेख दर्रे कहाँ के हैं, उत्तराखंड के दर्रे हैं। पेंसिला दर्रा जम्मू कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ता है। ठीक, तो ये आपका आंसर 13 का आपका आंसर क्या आ जाएगा, अब आप लगाओ, 13 का आंसर आ जाएगा आपका ये वाला आंसर आएगा, 13 नंबर का आंसर आएगा सी। फर्स्ट का 4, सेकंड का दूसरा, तीसरा का तीसरा और चौथा, ये सी आपका आंसर आ जाएगा ये वाले क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14वां नंबर का। भारत के पास 615 द्वीप हैं, जिनमें से 527 बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं। ठीक, तो भारत के पास टोटल द्वीपों की संख्या है लगभग, भारत के पास टोटल 2100 के आसपास द्वीप हैं टोटल। ठीक है, जिसमें से 572 बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, भारत के पास द्वीपों की संख्या कितनी है, टोटल कितने द्वीप हैं भारत के पास, टोटल द्वीपों की संख्या है आपका 2100 के आसपास द्वीप हैं, और यहां पर 572 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। तो पहला कथन तो गलत हो गया। दूसरा, बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीप अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह है, ये बिल्कुल सही है कथन। और अंडमान द्वीप समूह को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ये भी सही है। अंडमान को निकोबार, देखो सब बता देता हूं यहां पर एक ट्रिक याद रखना, मामी मिल अंडाकार है, अंडाकार है। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री सबको बता देते हैं। मालदीव को मिनीकॉय से अलग करता है, मालदीव को मिनीकॉय से अलग करता है कौन सा, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, माँ से मालदीव, मी से मिनीकॉय, इसको 8 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनीकॉय को लक्षद्वीप से, मिनीकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल, ये होता है 9 डिग्री चैनल। और अंडाकार मतलब अंडमान और निकोबार, तो 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो मालदीव मिनीकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल मिनीकॉय और लक्षद्वीप के बीच, और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के द्वीप के बीच। तो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री सब याद हो गया। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन एक गलत है, असत्य है। 2 और 3 दोनों सही हैं, क्योंकि 10 डिग्री चैनल तो अलग करता ही है, तो कथन एक गलत और 2 और 3 सही। तो सारे चैनल याद हो गए, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, सारे चैनल याद हो गए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां। ओलंपिक 2020 में एथलेटिक्स में मेडल पाने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा था, 28वां, 18वां, 17वां, 38वां। तो ओलंपिक 2020 का पूछा है सवाल, देखो कितना, ये पहले का सवाल पूछा है। अब यहां पर देखो बी, इसका आंसर आ जाएगा क्या, बी 18वां नंबर था। कहां था, बी 18वां नंबर। उससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पहला नंबर में अमेरिका था, दूसरे नंबर पे, दूसरे और तीसरे पे चीन और जापान था। तो भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग, एक पेपर में ये भी आया है, लक्ष्य है तेरे सामने। भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे, जिसको गाया था AR रहमान। तो एक पेपर में, किसी पेपर में आया था कि इसको गाया किसने था, तो गाया है किसने, AR रहमान ने गाया था इसको। क्यों, किसने गाया था, AR रहमान ने गाया था, है ना। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वज को लेकर कौन गए थे, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम कौन, मुक्केबाज की है, मुक्केबाज है ये, और ये मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कैप्टन है। तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे, जबकि समापन समारोह में बजरंग पुनिया ध्वजवाहक थे, जो कि पहलवान है। टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक MPL को बनाया गया है। ठीक है, प्रथम स्थान था अमेरिका का, दूसरा और तीसरा स्थान चीन और जापान का था। भारत का स्थान 18वां था, पहला अमेरिका, दूसरा तीसरा चीन और जापान। भारत का स्थान था 18th, 18वां क्रम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, समझ गए आप लोग, 18वां क्रम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी तदर्थ समिति नहीं है। देखो, 2 प्रकार की समिति होती है, एक स्थायी समिति, दूसरा तदर्थ समिति। स्थायी समिति में कौन कौन सा आता है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये प्रमुख समिति है, प्रमुख स्थायी समिति, जिसके बारे में आपको डिटेल भी पढ़ना है। तो सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, सबसे बड़ी स्थायी समिति अगर कहीं पूछे तो वो होता है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति जो होती है उसमें सारे सदस्य लोकसभा के होते हैं। ठीक है, सारे सदस्य लोकसभा के होते हैं, और ये बजट का विश्लेषण करती है। ठीक है, बजट का विश्लेषण करती है। तब ये इनका काम रहता है कि कुछ दिक्कत होगा तो बताता है, सलाह देता है, सलाह को मानने के लिए बात देनी है, सिर्फ सलाह देने का काम करता है। समिति को भेज दिया जाता है एनालिसिस करने के लिए। तो स्थायी समिति में सबसे बड़ी समिति बोलेगा तो प्राक्कलन समिति, और होती है तदर्थ समिति। ये
तदर्थ समितियां भी होती हैं। तो इसमें से पूछा है कि तदर्थ समिति कौन सा नहीं है, तदर्थ समिति कौन सा नहीं है। तो तदर्थ समिति में बहुत सारी समितियां आती हैं, सारी समितियों को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पे याद रखना कि ये जो लाभ के पद संबंधित संयुक्त समिति है, तदर्थ समिति नहीं है। इन तीनों जो है वो तदर्थ समिति हैं। तो यहां पर ऑप्शन में आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी, लाभ के पद संबंधित संयुक्त समिति जो है वो तदर्थ समिति नहीं है। आंसर आ जाएगा सी, याद रखना। बाकी समितियों के बारे में याद रखना, 3 समिति के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। 3 समिति कौन कौन सी, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। इन तीनों समिति के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है ये भी पढ़ लेना। ठीक, लोकसभा के कार्यकाल तक इनका कार्यकाल रहता है 5 साल का, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखें 17वां नंबर का सवाल। ठीक है, 16वां नंबर का क्वेश्चन हो गया, 16वां नंबर तो सी आ जाएगा इसका आंसर। 17वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17वां, 1946 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान की सामग्री तथा प्रस्ताव तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन किया था। इनमें से कौन एक सदस्य नहीं है? तो इसमें से देख लेते हैं। 1946 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, एक ड्राफ्ट, एक खाका तैयार करने के लिए संविधान की। तो इसमें कौन कौन से सदस्य हैं ये हमको पता चल जाए अगर, तो अपन इसका आंसर लगा लेंगे। तो 9 जुलाई सन 1946 को यह गठित किया गया था। 9 जुलाई सन 1946 को कब गठित किया गया था यह समिति? इसका डेट भी याद रखना, 9 जुलाई सन 1946 इसको गठित किया गया था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कौन थे? अध्यक्ष थे इसके। और कौन कौन इसमें शामिल थे? इसमें शामिल थे के एम मुंशी। के एम मुंशी शामिल थे। कौन? के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। और कौन शामिल थे? गोपाल स्वामी अयंगर, के टी शाह, डी आर गाडगिल, के टी शाह और डी आर गाडगिल शामिल थे। कौन? डी आर गाडगिल। हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर शामिल थे इसमें। ठीक है, और कौन शामिल थे? यहां पर आप देखेंगे आसफ अली भी इसमें थे, आसफ अली, आसफ अली। ठीक है, तो इसमें ये लोग सब शामिल थे। तो इसमें पूछा है कि कौन समिति के सदस्य नहीं है, कौन समिति के सदस्य नहीं है? तो ये तीनों तो के टी शाह हैं, के एम मुंशी हैं और ये आसफ अली, आसफ अली भी सदस्य थे। तो इसमें से क्या पूछा है, कौन सदस्य नहीं है? तो कौन सदस्य नहीं? तो क्या बी एन रॉय, बी एन रॉय इसके सदस्य नहीं थे। ये संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार। कौन? बी एन रॉय। आंसर आ जाएगा ए, बी एन रॉय। ठीक, संवैधानिक सलाहकार। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आंसर आ जाएगा ए, बी एन रॉय। 18 नंबर का, आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? रियल टाइम सिर्फ चेंज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रियल ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या रियल ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज कंबाइंड रिएक्शन? इसका आंसर आ जाएगा सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखो 2 प्रकार का टेस्ट होता था, एक तुरंत वाला टेस्ट होता था, एक आरटीपीसीआर टेस्ट होता था, है ना, और एक इंस्टेंट वाला। वो ज्यादा पावरफुल नहीं रहता था। आरटीपीसीआर कोरोना के लिए जो यूज किया जाता था, आरटीपीसीआर टेस्ट, वो ज्यादा मतलब वो ज्यादा सही रहता था। ठीक है, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं 19, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? कलपक्कम, हैदराबाद, गांधीनगर, इंदौर। इसका आंसर आ जाएगा सी, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है गुजरात के गांधीनगर में। कहां स्थित है? गुजरात के गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान स्थित है, गुजरात के गांधीनगर में। यह आ जाएगा सी। अब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको तो आपको डायरेक्ट ही लगाना पड़ेगा। आंसर आ जाएगा सी, गांधीनगर, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में सबसे ज्यादा बार मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? ठीक, तो एपीजे अब्दुल कलाम, इसमें आंसर आ जाएगा इनका। एपीजे अब्दुल कलाम के समय क्या हुआ था? सबसे ज्यादा एपीजे अब्दुल कलाम के समय क्या नियुक्त किए गए? भारत के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए थे।
अलग अलग चीफ जस्टिस चेंज होते रहते थे उस समय, सरकार प्रॉपर टिक नहीं पा रही थी, अलग अलग चीफ जस्टिस बहुत चेंज होते रहते थे। तो इसके कारण से एपीजे अब्दुल कलाम के काल में सबसे ज्यादा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए एपीजे अब्दुल कलाम। आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21वां नंबर का सवाल देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का मसौदा तैयार करने वाली संयुक्त चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या था। भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया था। इसमें क्या क्या प्रावधान थे इसको देख लेते हैं। 1935 में जो द्वैत शासन है, द्वैत शासन प्रणाली है, वो राज्य से हटाकर कहां लगाया गया? केंद्र में लगाया गया। द्वैत शासन प्रणाली कहां शुरू किया गया? राज्य से हटाकर। पहले जो थे, इसके पहले जो अधिनियम आए थे माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, उसके तहत क्या था? राज्यों में द्वैत शासन प्रणाली शुरू की गई थी। तो यहां पर से राज्यों से हटाकर द्वैत शासन प्रणाली को किसमें लगाया गया? केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लगाया गया। यूपीएससी, स्टेट पीएससी, स्टेट पीसीएस, जॉइंट पीएससी, ये तीनों का गठन किया गया। ठीक, और इसके अतिरिक्त क्या किया गया? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, मताधिकार को बढ़ाया गया, मताधिकार को बढ़ाया गया। दलितों और पिछड़ों को भी, दलितों को भी क्या किया गया? मताधिकार में शामिल किया गया। ठीक, दलितों को भी। तो मताधिकार मतलब वोट देने का जो दायरा था उसको बढ़ाया गया 1935 के अधिनियम के तहत। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीन सूची जोड़ी गई। ठीक, सूचियों में संशोधन भी किया गया। तो ये सब 1935 के तहत हुआ था। ठीक, तो ये ध्यान रखना। इस समय मसौदा तैयार करने वाली संयुक्त चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ-गो। लॉर्ड लिनलिथ-गो। आंसर आ जाएगा ए, लॉर्ड लिनलिथ-गो। ठीक, क्लियर। तो 1935 का समझ में आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858 का जो एक्ट आया था उसको कैंसिल भी किया गया था इसी 1935 के माध्यम से। तो जो जो मैं बताया हूं आपको वो सारे सवाल भी आ चुके हैं, इससे संबंधित याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? रबी फसल, रबी फसल जो ठंड मौसम की फसल होती है। तो रबी फसल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या होता है। रबी फसल बोई जाती है नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में रबी फसल बोया जाता है, नवंबर दिसंबर में। और काटा कब जाता है इसको? इसको काटा जाता है मार्च अप्रैल में, मतलब मार्च में काट लिया जाता है, फरवरी मार्च में काटा जाता है। रबी की फसल कौन कौन सी है पहले देख लेते हैं। रबी की फसल आलू, राई, जौ, सरसों, चना, गेहूं, मक्का, ये सारी चीज जो हैं वो रबी के फसल के अंतर्गत आते हैं। एक होता है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कब बोया जाता है? इसके बाद, मतलब गर्मी के समय बोया जाता है ना। मार्च में इसकी कटाई की जाती है, अप्रैल मई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है खरीफ फसल को। तो ये सारे होते हैं ये आपका रबी का फसल। मटर भी होता है, मटर भी होता है। तो यहां पर आप देखो, मटर रबी का फसल है, सरसों रबी का फसल है और चना भी रबी का फसल है। क्या रबी का फसल नहीं है? रागी जो है वो रबी का फसल नहीं है। इसके अतिरिक्त जायद का फसल होता है। जायद के फसल में क्या होता है? इन दोनों फसलों के बीच, मतलब कि देखो नवंबर दिसंबर में इसको बोया जाता है, फरवरी मार्च में इसको काट लिया जाता है, अप्रैल मई में बोया जाता है खरीफ फसल, उसको अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। तो यहां पर मार्च अप्रैल में क्या मिला आपको? समय मिला। तो वहां पर जो बीच में जो फसल बोया जाता है वो जायद की फसल किया जाता है। मतलब ऐसी फसलों को बोया जाता है जो पानी की जरूरत जिनको कम पड़ती है, पानी जो ज्यादा, पानी जिनके अंदर ज्यादा होता है, खीरा है, तरबूज है, ये सब जो है वो जायद की फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है। और नगदी फसल, नगदी फसल क्या क्या आएगा? नगदी फसल के अंतर्गत भी तरबूज आता है, आलू आता है, ये सब नगदी फसल के अंतर्गत आता है। ककड़ी आता है, ये सब। तेईसवां नंबर का सवाल देखते हैं हम। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या? बी, रागी। 23वां, निम्न में से एनटीपीसी के कोयला आधारित विद्युत स्टेशन की कमीशन क्षमता सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा किसकी कमीशन क्षमता है? तो इसमें से अपन देखते हैं किस किस कमीशन क्षमता सबसे ज्यादा है। तो यहां पर देखो, सीपत छत्तीसगढ़, सबके देख लेते हैं अपन। 2980 मेगावाट, 2980 मेगावाट। सोलापुर महाराष्ट्र, 1320 मेगावाट, 1320 मेगावाट। यहां पर आपको देखेंगे अपन 620 मेगावाट, 1320 है ना, तो 610 मेगा, यहां पर आपका दो यूनिट लगा हुआ है। ठीक है, 1320 मेगावाट, 660 मेगावाट के 2 यूनिट, 660 मेगावाट के 2 यूनिट लगे हुए हैं, 1320 मेगावाट का प्रोड्यूस करता है। तालचर यहां पर 3000 मेगावाट, 3000 मेगावाट। और ये है आपका 4780 मेगावाट के आसपास, 4700
4760 मेगावाट, 4760 मेगावाट, 4760 मेगावाट। अब बताओ आप खुद कि क्या है सबसे ज्यादा विद्युत स्टेशन की कमीशन क्षमता सबसे ज्यादा है? विंध्याचल मध्य प्रदेश 4760 मेगावाट, इसकी कमीशन क्षमता सबसे ज्यादा है। देश में सबसे बड़ा विद्युत स्टेशन, कोयला आधारित विद्युत स्टेशन, देश का सबसे बड़ा कोयला आधारित विद्युत स्टेशन है विंध्याचल विद्युत स्टेशन, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। देश का कोयला आधारित सबसे बड़ा स्टेशन है विंध्याचल कोयला स्टेशन, 4760 मेगावाट इसकी कमीशन क्षमता है। ठीक, बाकी का कम कम है, बाकी का भी याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24वां नंबर का सवाल देखते हैं। इनमें से किसे जगत गुरु बादशाह की उपाधि मिली है? जगत गुरु बादशाह की उपाधि इनमें से किसको मिली है? तो जगत गुरु बादशाह की उपाधि मिली है, बीजापुर सल्तनत के हैं ये लोग। ये क्रम से क्या है, बीजापुर सल्तनत के ये लोग शासन करता है, बीजापुर सल्तनत के। तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, इनको मिली थी बहादुर की उपाधि, जगत गुरु बहादुर की उपाधि मिली थी। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो थे वो हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक थे, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता को इन्होंने बल दिया था एक करने में। और मुसलमानों में भी शिया और सुन्नी दो प्रकार के अलग अलग मुसलमान गुटों में बटे हुए हैं, इनको भी एक करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीजापुर सल्तनत के ये शासक थे इब्राहिम आदिल शाह। तो ये 1956 से 1627 के बीच रहे हैं। 1556 से कब रहे हैं? 1627 के बीच इनका शासनकाल था। बाकी अली आदिल शाह है 1558 से इनका शासनकाल रहा है 79 तक। यूसुफ आदिल शाह 1450 से 1510, 1450 से 1510, ये सब बीजापुर सल्तनत के। और इब्राहिम आदिल शाह वन रहे हैं 1534 से लेके 1557 तक, 1557 तक। ठीक, तो इसके सबसे फेमस जो थे वो कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह भी थे, क्योंकि इन्होंने हिंदू मुस्लिम एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एकता को बल दिया इन्होंने। और शिया सुन्नी मुसलमान जो थे उनको भी ये लोग उनकी एकता पर भी इन्होंने बल दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के संबंध में क्या सही है? मेंस सिंगल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। मिक्स डबल जीतने वाली जोड़ी एक खिलाड़ी राजीव राम थे। ठीक, और तीसरा है मिक्स डबल में रनर अप टीम ऑस्ट्रेलिया रही थी। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। मिक्स डबल में रनर अप टीम ऑस्ट्रेलिया ही रही थी। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 2021 में संपन्न हुआ था। कहां हुआ था? मेलबर्न में हुआ था, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था क्या? मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ था। 109वां क्रम का था, 8 से 21 फरवरी। ये 8 से 21 फरवरी 2021 को हुआ था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। और ये 109वां क्रम का ऑस्ट्रेलियन ओपन था, ये भी याद रखना। ऑस्ट्रेलियन ओपन था ये 109वां क्रम का। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन था 109वां क्रम का, 8 से 21 फरवरी 2021 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ये संपन्न हुआ था। मेन सिंगल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था। मिक्स डबल्स में जीतने वाली जोड़ी एक खिलाड़ी राजीव राम थे, और मिक्स डबल रनर अप में ऑस्ट्रेलिया की थी। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसको मिटा देते हैं, ए। 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 25 सवाल को देखा है, आधे हम लोग का पेपर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग ये एक पार्ट एक था, एक और 25 क्वेश्चन जो है, मतलब और जो बाकी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग, ये सेकंड पार्ट जब इसका आएगा तो हम लोग कवर कर लेंगे। ये 25 क्वेश्चन जो है अच्छे से आप लोग तैयार करके रखिए, आगे के पेपर्स में आप लोग को काम आएगा। इसका पैटर्न को समझिए कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछ रहा है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, मेरा प्रयास आप सबको पसंद आया होगा। मैं आप सबको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये चीज़ों को क्या है कि एक एक क्वेश्चन में सारे से जितने जितने फैक्ट है उन सबको भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल ऊंचा हो कि हम आपको और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश कर सकें। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। जब हम लोग नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो इसके बाकी का रिमेनिंग पार्ट करेंगे। बाकी जब मेरा जो करंट अफेयर्स का सेशन है वो भी अपकमिंग है, आने वाला है। अभी थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है, इसके कारण से नहीं आया, तो वो भी अपन लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक, मुझे उम्मीद है थोड़ा सा इसके लिए वेट करिएगा, सेकंड पार्ट भी इसका आएगा तो आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।